हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। विधि शास्त्र की इस जो सीरीज चल रही है विधि शास्त्र की, आज उसकी आपकी 11वीं वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पूर्व निर्णय की परिभाषा देखेंगे कि पूर्व निर्णय क्या है, इसके हम प्रकार देखेंगे। ठीक है, और विधि की स्रोत के रूप में इसका महत्व क्या है, इसके महत्व को देखेंगे। यानी पूर्व निर्णय क्या है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और इसका महत्व, यानी प्रेसिडेंट एंड इट्स काइंड एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, इस चीज को तीनों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो मुख्य बिंदु देख लेते हैं आज। ठीक है, देखो ये वीडियो थोड़ी आज लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसको बड़े आराम से और शुरुआत से देखेंगे तो आपको काफी समझ आएगा। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर आ जाता है। पहले इसका परिचय देखेंगे, फिर इसकी परिभाषा, इसके प्रकार देखेंगे इसके बाद। ठीक है, फिर सामान्य के अनुसार इसके प्रकार देखेंगे। फिर दृष्टानुसरण का जो सिद्धांत है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर दृष्टानुसरण का जो सिद्धांत है उसकी अवांछनीयता से कैसे बचा जा सकता है उसको देखेंगे। ठीक है, निर्णय आधार क्या होते हैं इसको देखेंगे। प्रासंगिक विचार क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर भी स्पष्ट करेंगे, दोनों में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, पूर्व निर्णय के गुण देखेंगे, फिर पूर्व निर्णय के दोषों को देखा जाएगा, और फिर आखिर में देखेंगे हम पूर्व निर्णय के महत्व। ठीक है, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हम देखें, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कृपया इसको अच्छी तरह से देखें। तो एक चीज और, जब भी आप वीडियो को देखते हो, ठीक है, जब भी आप वीडियो को देखते हो तो साथ के साथ इन जो भी नोट्स मैं बताता हूँ उनको नोट करते जाया करो। ठीक है, कॉपी पेन लेके इनको नोट किया करो। ठीक है, हाँ, और वैसे आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सब मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, चलो सबसे पहले परिचय देखते हैं कि विधि के स्रोत के रूप में पूर्व निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विधि का साक्ष्य मात्र नहीं होकर एक स्रोत है, ठीक है, जिसका अनुसरण न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? सामंत के अनुसार, सामंत ने न्यायिक पूर्व निर्णय से अभिप्राय, उनका यह न्यायिक पूर्व निर्णय से अभिप्राय है कि न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय से है जिसमें विधि का कोई सिद्धांत निहित होता है। सामान्य ने उसे पूर्व निर्णय कहा है, यानी न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय जिसमें विधि का कोई सिद्धांत निहित होता है उसे पूर्व निर्णय, न्यायिक पूर्व निर्णय कहा गया है। ठीक है, बेंथम ने किस तरह परिभाषित किया है? बेंथम ने कहा है पूर्व निर्णय को न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि कहा गया है। यानी बेंथम ने कहा है कि पूर्व निर्णय न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि है। क्या है? निर्मित विधि है। ठीक है, ये बेंथम की परिभाषा है पूर्व निर्णय को लेकर। अब पूर्व निर्णय के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पे दो प्रकार हैं, प्राधिकारिक पूर्व निर्णय और प्रेरक पूर्व निर्णय। ठीक है, तो प्राधिकारिक पूर्व निर्णय क्या होते हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्हें न्यायाधीशों द्वारा आवश्यक मेव यानी निश्चित माना जाता है। किसको? प्राधिकारिक पूर्व निर्णय को आवश्यक माना जाता है न्यायाधीशों द्वारा। ठीक है, वे उससे सहमत हों या ना हों। उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा माने जाते हैं, इसलिए इन्हें प्राधिकारिक पूर्व निर्णय कहा जाता है। यानी ये निश्चित वाले पूर्व निर्णय हैं, इन्हें निश्चित माना जाता है। ठीक है, और जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं वो इन निर्णयों से सहमत हो या ना हो, लेकिन उन्हें उच्चतम न्यायालय के इन पूर्व निर्णय को मानना पड़ता है, इसलिए इन्हें प्राधिकारिक पूर्व निर्णय कहा जाता है। प्राधिकारिक पूर्व निर्णय कहा जाता है। अब अनुनयी या पूर्व निर्णय कैसे कहते हैं? अनुनयी या प्रेरक। ठीक है, या प्रेरक पूर्व निर्णय कैसे किसे कहते हैं? इसमें ऐसे शामिल हैं जिन्हें मानने के लिए न्यायालय आबद्ध नहीं होता है। यानी ऐसे निर्णय हैं जिन्हें मानने के लिए न्यायालय आबद्ध नहीं है, उनको ध्यान में रखकर केवल समुचित मार्ग देख सकते हैं। यानी उन निर्णय के लिए वो समुचित मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उन्हें माने। जैसे एक उच्च न्यायालय के निर्णय दूसरे उच्च न्यायालय पर मानना या ना मानना इसके लिए स्वविवेक पर उनके पर निर्भर करता है। यानी जितने भी उच्च न्यायालय होते हैं तथा दूसरा उच्च न्यायालय होता है, उनके आपस में जो निर्णय लेते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को निर्णय को माने, वो उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, हाँ, सामंत द्वारा पूर्व निर्णय को उनके कितने भाग बताए? तो सामंत ने दो बताए हैं। एक तो निरपेक्ष प्राधिकारिक पूर्व निर्णय और दूसरा सशर्त प्राधिकारिक
पूर्व निर्णय। ठीक है, अब निरपेक्ष प्राधिकारिक पूर्व निर्णय किसे कहा है सामंत ने, यानी ऐसे निर्णय जो तथ्यों पर युक्त भले ना बैठे लेकिन न्यायालय द्वारा उन्हें अनिवार्यतः मानना होता है, ऐसे क्या होते हैं, निरपेक्ष प्राधिकारिक यानी फैक्ट के तौर पर देखें तो वो सही बैठे या नहीं बैठे ये जरूरी नहीं है, लेकिन न्यायालय द्वारा उन्हें मानना ही पड़ता है। इनको बोलते हैं निरपेक्ष प्राधिकारिक पूर्व निर्णय। ठीक है, सशर्त प्राधिकारिक पूर्व निर्णय किसे कहा है सामंत ने, यानी ऐसे निर्णय जिसे विशेष परिस्थितियों में मानने से इनकार किया जा सकता है, उन्हें सशर्त प्राधिकारिक पूर्व निर्णय कहा गया है। ठीक है, अब सामंत के द्वारा दो और पूर्व निर्णयों के प्रकार बताए गए हैं। एक तो देखो, दो सामंत के प्रकार तो ये हो गए, एक तो निरपेक्ष प्राधिकारिक पूर्व निर्णय और सशर्त प्राधिकारिक पूर्व निर्णय। अब सामंत ने ही पूर्व निर्णय जो हैं उनके दो प्रकार और बताए, वो कौन कौन से हैं, एक है मौलिक पूर्व निर्णय और एक है घोषणात्मक पूर्व निर्णय। ये दो अन्य प्रकार बताए हैं सामंत ने। ठीक है, हाँ, मौलिक पूर्व निर्णय किसे कहा है सामंत ने, यानी उन्होंने कहा है कि ऐसे निर्णय जिनमें न्यायालय द्वारा नए नियमों का निर्धारण किया जाता है, जैसे केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के मामले में कहा गया था कि संसद द्वारा ऐसा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता जो उसके आधारभूत ढांचे को नष्ट करता या कम करता हो। ठीक है, वो मौलिक पूर्व निर्णय कहलाते हैं, यानी उन्होंने मौलिक रूप से इस चीज का निर्धारण कर दिया कि न्याय संविधान कोई ऐसे संशोधन नहीं करता जो उसके मूलभूत ढांचे को प्रभावित करें या नष्ट करें। ठीक है, ये मौलिक पूर्व निर्णय कहलाते हैं। दूसरा है घोषणात्मक पूर्व निर्णय। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं, सामंत ने इसे बताया कि इसमें नई विधि का सृजन नहीं किया जा सकता, जबकि विद्यमान विधि की ही घोषणा की जाती है। ये अधिकांश से रूढ़ियों एवं प्रथाओं पर आधारित होती हैं, यानी इसमें नई विधि का निर्माण नहीं होता, इसमें जो भी रूढ़ियां प्रथा के संदर्भ में जो विधियां हैं उनका न्यायालय द्वारा वाचन या घोषणा की जाती है, किस तरह से ये विधि आपके क्षेत्र में, आपके समुदाय में या केस के संदर्भ में लागू होती है, इसे हम घोषणात्मक पूर्व निर्णय कहा गया है। ठीक है, क्या कहते हैं। अब एक सिद्धांत आता है दृष्टानांतुचरण का सिद्धांत, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिस। ठीक है, दृष्टानांतुचरण का सिद्धांत। ठीक है, इसे निर्णयानुसरण या निर्णीतानुसरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई पूर्व निर्णय प्राधिकारी द्वारा पूर्णतः स्पष्ट और बाध्यकारी होता है जिसका अनुसरण अनिवार्य है, अतः यही सिद्धांत दृष्टानांतुचरण का सिद्धांत कहा जाता है। यानी दृष्टानांतुचरण का सिद्धांत क्या है, यानी इसे ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनके अनुसार जब कोई पूर्व निर्णय किसी प्राधिकारी द्वारा पूर्णतः स्पष्ट या बाध्यकारी होता है, ठीक है, जिसका अनुसरण करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, किसी प्राधिकारी द्वारा ये कर दिया जाता है कि ये निर्णय या ये सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुरूप ये निर्णय आप सभी को अनुसरण करना होगा, ये बाध्यकारी है। ऐसे ही इन्हीं सिद्धांत को, इस प्रतिपादन को एक तरह से दृष्टानांतुचरण का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, अब कब इस सिद्धांत की अवांछनीयता या बाध्यता से बच सकते हैं, उसके आधार क्या हैं। ठीक है, तो उसके आधार देख लेते हैं। नंबर 1, यानी इस सिद्धांत से कब बच सकते हैं, जब पूर्व निर्णय विधायी एक्ट द्वारा समाप्त कर दिए जाएं, तब इससे बचा जा सकता है। किसी भी विधायन अधिनियम द्वारा इस तरह के पूर्व निर्णय को समाप्त कर दिया जाए, तब इनको मानना नहीं पड़ सकता। ठीक है, दूसरा, जब निर्णय के आधार अलग अलग हों, यानी जो भी निर्णय पूर्व में लिया गया है और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में दोनों के आधार अलग अलग हो रहे हो, सेम केस ना बन रहे हो, तब भी इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब किसी निर्णय में विधि को नकारा गया हो, यानी उस निर्णय में जो पूर्व निर्णय लिया गया है उसमें किसी विशेष विधि को नकारा गया हो, तब भी इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। जब निर्णय पूर्ववर्ती निर्णयों से अलग हो, यानी ये जो निर्णय है, जो पूर्व निर्णय लिया गया है,
ये सिद्धांत है, दृष्टानांतोत्सरण का जो सिद्धांत है उसमें किसी पूर्ववर्ती निर्णय से अलग निर्णय कर लिया गया हो तब भी इसको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब निर्णय बिना बहस के दिया गया हो तब भी ये सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। यानी ये बचने के आधार है, ठीक है, इस सिद्धांत से। जब निर्णय त्रुटिपूर्ण हो, यानी वो निर्णय में कोई ना कोई त्रुटि हो, ठीक है, जब निर्णय त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग के आधार पर हो, यानी उसमें कुछ ऐसे तत्व प्रस्तुत किए गए हों या साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हों जो तथ्यों से परे उसकी रिपोर्टिंग गलत की गई हो, तब भी इस सिद्धांत से बचा जा सकता है। ठीक है। अब निर्णय आधार क्या होते हैं, निर्णय आधार क्या है और प्रासंगिक विचार क्या है, इन दोनों को हम देख लेते हैं। ठीक है, निर्णय आधार क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेशन डेसिडेंटी। ठीक है, रेशन डेसिडेंटी, ठीक है, या राशन डेसिडेंटी, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्णय आधार। ठीक है, ये क्या होता है, यानी पूर्व निर्णय को प्राधिकारी बनने वाले सिद्धांतों को निर्णय आधार कहा जाता है। यानी जितने भी पूर्व निर्णय हैं उन पूर्ण निर्णयों में जितने भी प्राधिकारी बनने के लिए जो आधार लिए जाते हैं, जो सिद्धांत आधार के रूप में जो सिद्धांत लिए जाते हैं, ठीक है, वही सिद्धांत सम्मिलित रूप में निर्णयाधार बनाते हैं जो भविष्य में आने वाले समान मामलों पर लागू कर दिए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं निर्णय आधार। ठीक है। इसका केस देख लेते हैं। इस केस के रूप में, जिसमें एक केस था ओरिएंटल एक मिनट, हाँ, केस था ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेज श्रीमती राजकुमारी का। ठीक है, इस मामले में क्या हुआ था कि न्यायालय द्वारा कहा गया था कि वह सिद्धांत जो मामलों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं उन्हें पूर्व निर्णय कहा जाता है और किसी भी निश्चय पर पहुंचने वाला जो मामला होता है वही निर्णयाधार कहलाता है। यानी जो इस मामले के लिए जो भी पूर्व निर्णय इस मामले में लागू होगा वही निर्णय आधार कहलाया जाएगा। ठीक है, इस मामले में कहा गया था, यानी उस पूर्व निर्णय को। ठीक है, हाँ, इस प्रकार निर्णय आधार एक न्यायिक सिद्धांत है जो पूर्व निर्णय को प्राधिकारी बनाता है। यानी यह जो निर्णय आधार एक न्यायिक सिद्धांत है जो जितने भी पूर्व निर्णय हैं उनको प्राधिकारी बनाता है। सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है निर्णय आधार। ठीक है, समान मामलों पर लागू होता है और न्यायालय को निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करता है। ठीक है, जबकि प्रासंगिक विचार क्या है, ऑबिटर डिक्टा क्या है। ठीक है, हाँ, यह निर्णय आधार से भिन्न है। यानी प्रासंगिक विचार जो है निर्णय आधार से भिन्न है, यानी निर्णय आधार का भाग नहीं होने वाली जो विधियां हैं उन्हें प्रासंगिक विचार कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, प्रासंगिक विचार कहा जाता है। निर्णय आधार का वो भाग नहीं होती हैं। ठीक है, इस निर्णय आधार का भाग नहीं होती है, यानी बाद में जोड़ी जाती हैं। इनका प्रभाव बाध्यकारी नहीं होता, इनका प्रभाव अन्ययी होता है। यानी जब भी कोई किसी मामले में न्यायालय निर्णय देता है और उस मामले में किसी पूर्व निर्णय या जिस निर्णय आधार को उपयोग में लाया जाता है उसके साथ में कोई अन्य विधि भी जोड़ दी जाए कि यानी इस विधि को भी इसमें जोड़ा जा सकता है, यानी प्रवर्तन इसको लगाया जा सकता है, बताया जा सकता है, जिससे ये केस और स्ट्रांग हो जाए, इसका केस का मामला। ठीक है, उस संदर्भ में ऐसे सभी विधियों को प्रासंगिक विचार कहा गया है। ठीक है, अब पूर्व निर्णय के गुण देख लेते हैं। ठीक है, कि पूर्व निर्णय के गुण क्या हैं। विधि की अनिश्चितता को प्रबल बनाते हैं। जितने पूर्व निर्णय हैं विधि की अनिश्चितता को क्या बनाते हैं, प्रबल बनाते हैं। ठीक है, न्याय के गुण समाहित होते हैं समान रूप से। पूर्व निर्णयों में न्याय के गुण समाहित होते हैं, वो भी समान रूप से। कार्य कुशलता में वृद्धि करता है एवं आसानी होती है। पूर्व निर्णयों से क्या होता है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और आसानी होती है। भेदभावों पर अंकुश लगता है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण निर्णय एक बार जब ले लिए जाते हैं तो अन्य केस के आधार पर उनको एक तरह से वर्डिक्ट देनी पड़ेगी। ये नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में अलग से पूर्ण निर्णयों में बदलाव किया जाए, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इससे अंकुश लग जाता है। लचीलापन, ठीक है, लचीलापन समय व परिस्थिति के अनुरूप होते हैं। ठीक है, पूर्ण निर्णय और भरोसे योग्य होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई गुण हो गए। ठीक है, पूर्ण निर्णय के क्या हो गए, गुण। अब पूर्ण निर्णय के दोष देख लेते हैं। ठीक है, पूर्ण निर्णय के दोष।
तो पूर्ण निर्णय के दोष क्या है? आधारित विधि विशेष मामलों के अनुरूप होने से अपूर्ण है। यानी जो आधारित विधि है किसी विशेष मामले के अनुरूप नहीं होने पर ये पूर्ण निर्णय अपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, पूर्ण निर्णय मुकदमों पर निर्भर है। यानी पूर्व निर्णय जितने भी बनते हैं, जितने भी पूर्व निर्णय निर्मित होते हैं वो मुकदमों पर आधारित होते हैं। यदि मुकदमे नहीं होंगे तो पूर्व निर्णय भी नहीं होंगे। तो ये इसका दोष है। गलत रिपोर्टिंग से अमान्य होने की आशंका रहती है। अगर उस पूर्व निर्णय में कोई भी रिपोर्टिंग गलत रही है तो इसकी अमान्य होने अन्याय होने की सॉरी अमान्य नहीं अन्याय होने की आशंका रहती है, क्योंकि अगर एक मामले में कोई भी गलत रिपोर्टिंग हो गई तो उस पूर्ण निर्णय के आधार पर अन्य मामलों में भी उसी निर्णय को लागू कर जाएगा, जिससे न्याय नहीं मिल पाएगा। ठीक है, लोगों को कई बार मनमाने निर्णय होते हैं। ठीक है, ये भी एक इसका दोष है। इसकी प्रवृत्ति कार्यरत है, यानी जब कार्य हो जाता है उसके बाद की प्रवृत्ति है। यानी हम इसको आसान भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में स्थितियां परिस्थितियां सब कुछ बदल जाती हैं, लेकिन पूर्व निर्णय पहले दिए हुए निर्णय होते हैं, उन्हीं के अनुरूप अन्य समान मामलों पर से लागू करना कुछ हद तक इसका दोष है। ठीक है, इसलिए क्या कहा है, ये कार्योत्तर प्रकृति के होते हैं पूर्व निर्णय, नियत एवं निश्चित नहीं होते हैं। एक तो ये नियत और निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, अब महत्व देख लेते हैं पूर्व निर्णय का। ठीक है, तो महत्व क्या है कि अधीनस्थ न्यायालयों को मार्ग प्रशस्त करते हैं पूर्व निर्णय, ये इसका महत्व है। ठीक है, कार्य कुशलता को बढ़ाते हैं, अधिवक्ताओं की क्षमता में वृद्धि करते हैं पूर्व निर्णय। और जितने भी अभी हमने ऊपर ग्रुप जिसके गुण डिस्कस किए पूर्व निर्णय के, वो भी इसके महत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसको शेयर कम कर रहे हैं तो अपने जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, तो अपने ग्रुपों में जो भी आपके LLB ग्रुप बने हुए हैं उनमें जरूर शेयर किया करें। ठीक है, इसी के साथ भी थैंक यू।